दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना। ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री की सिलेबस की एक यूनिट है। तो हम बेसिक से एडवांस तक डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना में सर्वप्रथम हम डिस्कस करेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है? इससे पहले देखेंगे कि इसको किसने दिया। आयनिक बंध की जो अवधारणा दी गई है वो कौशल के द्वारा दी गई है। यहाँ से भी कभी-कभी क्वेश्चन बन जाता है। अब सेकंड बात, इस बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? इस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा होता है। वो कैसे होता है? देखिए, मान लिया जाए ए मेटल है और बी क्या है? नॉन मेटल। मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये हो गई पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पर आ गया चार्ज बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्या जनरेट हो गया? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही क्या बोलते हो आप? आयनिक बल। तो ये क्या बोलते हैं हम? आयनिक बल। अब ये बहुत प्रबल होता है। क्या होता है ये? प्रबल। प्रबल होने के कारण ही जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक क्या होता है? उच्च। उच्च। इसके बाद और अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बना हुआ बॉन्ड है। अब इसमें कोई दिशा तो है नहीं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में केवल एंड केवल क्या है? आकर्षण। इस आकर्षण के कारण ये बंद होता है अदिशात्मक बंध। अब जब बंध अदिशात्मक है तो इस अदिशात्मकता के कारण ही ये समावयवता की घटना नहीं दर्शाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आती है बात अपने पास इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब विद्युत संयोजकता। अब जब आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण, तो एक तत्व के द्वारा तो क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं। तो किसी दूसरे तत्व के द्वारा उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जाता है। अब त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ही उस तत्व की क्या कहते हैं हम? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो वैद्युत संयोजकता को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं मैग्नी Mg3N2 का। क्लियर? अब Mg3N2 में देखिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखा जाए तो इसको तोड़कर देखो आप, ये तो वैलेंसी यहाँ आएगी और ये वैलेंसी यहाँ पर आएगी। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए? 2। तो इसकी वैद्युत संयोजकता हो गई 2। नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे? 3। तो इसकी वैद्युत संयोजकता हो गई 3। क्लियर? अब इसी के आधार पर आयनिक यौगिकों को सदैव मूलानुपाती सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा? मूलानुपाती सूत्र के द्वारा। 2 क्वेश्चन जनरेट हो गए। एक, इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। दूसरा, ये बंध अदिशात्मक होता है के कारण ये समावयवता की घटना नहीं दर्शाते। तीसरी बात, तीसरा क्या हो गया कि इनको मूलानुपाती सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जब निम्न आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन कौन इजीली निकालेगा? जिसका आयनन विभव कम होगा। आयनन विभव विभव क्या होता है? आयनन विभव होता है किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा ही उस तत्व के लिए, सॉरी उस परमाणु के लिए उसका आयनन विभव कहलाती है या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्लियर?
तो इसका मतलब ये है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन ईज़िली निकल जाएगा, वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट हाँ, अब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वो ईज़िली उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। तो एक ने रिलीज़ किया, एक दूसरे ने ग्रहण किया। इसका मतलब इनकी लो आयोनाइज़ेशन एनर्जी एवं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। क्लियर? इससे क्या उच्च आयनिक बंध का निर्माण होता है। अब एक आयनिक यौगिक निर्माण में निम्न ऊर्जा पद शामिल होते हैं। कौन-कौन से ऊर्जा पद शामिल होते हैं इनको क्लियर समझेंगे हम सोडियम क्लोराइड यौगिक के निर्माण से। तो अगर इसकी केमिकल रिएक्शन को देखा जाए, अगर इसकी केमिकल रिएक्शन को देखा जाए तो Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस के द्वारा क्या बनता है? NaCl सॉलिड। क्लियर? अब एक क्लोरीन काम आया तो हाफ, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा था इसके लिए जो ऊर्जा है वो डेल्टा Hf क्या कहलाएगी? इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन की और ये होनी चाहिए अपने पास नेगेटिव। इस इन दोनों से बनने वाले यौगिक की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम। तभी तो इस ये ज़्यादा स्थायी रहेगा। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। अगर ये कम स्थायी होता, तो ये यौगिक फॉर्मेशन ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही, ना कि इसलिए गहन कर रहा। एक प्रकार की ये कौन-सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्लियर? अब देखिए, इसमें कौन-कौन से पद काम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो सॉलिड में से निकाल नहीं सकते। सोडियम को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डायरेक्ट गैसीय परमाणु में। अब इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाता है उसको क्या कहते हो आप? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसको डेल्टा एच एस सब्लिमेशन की ऊर्जा दी, ये गैस में आ गया। अब इसके बाह्यतम कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको क्या देंगे हम? आयोनाइज़ेशन एनर्जी। क्लियर? इसमें से क्या निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और ये सोडियम प्लस गैस में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन ये अणु के रूप में है। सबसे पहले इसको किस में तोड़ेंगे हम? परमाणु में। इसको क्या देंगे हम? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा देंगे, है ना? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl गैसीय परमाणु। लेकिन यहाँ पर अगर हम आधी ऊर्जा देंगे तो हमें मिलेगा 1 क्लोरीन परमाणु। अगर पूरी दे देंगे तो 2 मिलेंगे, हमें रिक्वायरमेंट 1 की है, ठीक है? अब इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ऐड करने के दौरान जो ऊर्जा रिलीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिजली और ये एनायन में कन्वर्ट हो गए। अब एनायन और कैटायन दोनों ने मिलकर इसका फॉर्मेशन कर दिया NaCl का। ये एक क्रिस्टलीय फॉर्म है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए डेल्टा H कौन-सी एनर्जी निकलेगी इस बार? लैटिस चालक फॉर्मेशन हो रहा है ना, लैटिस फॉर्मेशन, तो कहते हैं डेल्टा लैटिस। क्लियर? ये भी होती है नेगेटिव। अब मुझे ये बताइए, जब सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में कन्वर्ट किया, इसने इसे एनर्जी दी, ये है अपने पास पॉजिटिव, सब्लिमेशन भी पॉजिटिव। क्लियर? आयोनाइज़ेशन एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा भी क्या है? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल ऊर्जा है, ये NaCl का फॉर्मेशन में डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन, ये क्या-क्या रहेगी? ये रहेगी डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आई ई प्लस हाफ बी डी ई प्लस ई ए प्लस डेल्टा एच लैटिस। क्लियर?
इन सबका एल्जेब्रिक सम होगी। जिसका जो है नेगेटिव पॉजिटिव उनकी वैल्यू को विद साइन रख देंगे। यहाँ पर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्लियर हो गया होगा कि एक स्टेबल NaCl के यौगिक को फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये ऊर्जा सब्लिमेशन ऊर्जा भी कम होनी चाहिए, उसका आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल भी कम होना चाहिए, कि बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा भी कम होनी चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा निकलेगी, उतना स्टेबल आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन होएगा। इसका मतलब उतना ही स्टेबल आयनिक बंध का निर्माण। इसी के बेसिस पर ये आयनिक बंध बनाने की कुछ शर्तें हैं, वो देखिए। धनायन की निम्न आईपी, ऋणायन की उच्च इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? धनायन का बड़ा आकार, जितना बड़ा आकार होएगा उतना ही बाह्यतम कक्ष से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, उतना ही ईज़िली बाहर निकाल पाएँगे। ऋणायन का जितना छोटा आकार होगा, ना ही ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईज़िली ग्रहण कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, तो ईज़िली खींच पाएगा। क्लियर? इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, वो देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयनिक गुण वाला यौगिक है? जो पहला क्वेश्चन है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ। देखो कितना सा सिंपल है। हम जानते हैं कि इसमें ये हाइड्रोजन तो कॉमन हो गया। अब जो सारा का सारा जो क्रम ऑर्डर डिपेंड करेगा वो करेगा इन हैलोजन परमाणु पे। तो ये हैलाइड में सबसे पहले आता है फ्लोरीन, नीचे आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और है आयोडीन। क्लियर? ये वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम। ये 17 वर्ग है और सारणी पढ़ी होगी आपने। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है जितना ज़्यादा बढ़ेगा ऋणायन का, ये सब नेगेटिव है, एनायन है ये। तो साइज़ जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ये उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होएगी, तो उस पे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो वो आयनिक बंध कमज़ोर बनेगा। इसका मतलब जो सबसे छोटा एनायन होगा, के द्वारा ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बंध का फॉर्मेशन होगा, वो रहेगा HF, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है इनमें। स्ट्रॉन्ग आयनिक गुण वाला कौन-सा यौगिक होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर? इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ये लैंग्वेज चेंज है वरना उस वही रिपीट है जो पहला किया। आयनिक लक्षण की अधिकतम प्रतिशत पाई जाती है। ये भी सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ। देखिए, इसमें भी वही जो जितना आयनिक बनाएगा उसमें आयनिक गुण उतने ज़्यादा। इसका आंसर भी क्या होगा? HF। ईज़िली हो गया? क्लियर? इसी के साथ एक और क्वेश्चन है तीसरा। इस क्वेश्चन को देखिए। विद्युत संयोजन बंध वाला यौगिक है। विद्युत संयोजन बंध का मतलब होता है आयनिक बंध। क्या होता है? आयनिक बंध। क्लियर? इसका मतलब ये है कि जो O2 है, O2 में तो आप लोग वीबीटी पढ़कर आए हो। क्या बंध रहता है इसमें? तो सह संयोजन। तो आयनिक तो है नहीं, विद्युत संयोजन है नहीं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए तो इसको रासायनिक अभिक्रियाओं में इसके रूप में यूज़ करते हैं, विलायक के रूप में। क्लियर? विलायक के रूप में। और क्लोरोफॉर्म वेल नोन है। एक क्लोरीन और जोड़ दिया हाइड्रोजन हटाकर तो क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी क्या है? सहसंयोजक। एक ही बचा है यहाँ पर जिसमें वैद्युत संयोजक बंध है यानी आयनिक बंध, वो सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर है? Na प्लस कितना सिंपल क्वेश्चन है। Br माइनस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तत्व के एक तत्व है, वो किससे शो किया? कैपिटल M। ये फॉस्फेट का सूत्र है MpO4। इसके कार्बोनेट का सूत्र होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया था। देखिए, सबसे पहले MpPO4 को आप तोड़ लो।
तोड़ने पर आपको पता चल जाएगा, ये तो पता ना आपको कि फॉस्फेट के ऊपर कितना आवेश होता है, -3। तो जब यहाँ पर इसका मतलब है कि एम का ऊपर होगा +3, तभी तो ये एक दूसरे कैंसल हो जाएँगे और MnPO4 बन गया। तो जो विद्युत संयोजकता है मेटल की, वो कितनी है? 3। कार्बोनेट आयन होता है, उसकी होती है -2। कितना आवेश होता है उसके ऊपर? -2, तो इसकी संयोजकता होगी 2। तो एम और कार्बोनेट, इसकी 3 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? M2CO3। सिंपल क्वेश्चन, आंसर हो गया। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, आयनिक बंध पढ़ा। आयनिक बंध बन रहा था अपने पास इलेक्ट्रॉन जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उस पर आ गया था धनावेश, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उस पर आ गया था ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच का स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? आयनिक बल। अब जनरली इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो धातु होगी। धातु की टेंडेंसी होती होती है जो तुरंत इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर कर धनावेश में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है, वो किसकी होती है? वो होती है ए धातु की। ए धातु की टेंडेंसी होती है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो धातु और ए धातु के बीच में जनरली क्या बनता है? आयनिक बंध। तो नेक्स्ट टर्म अपनी वो है कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक का मतलब ये है कि ये बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तो हो नहीं रहे। जनरली ये ए धातु और ए धातु के बीच में बनता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो ये है क्या होता है? दिशात्मक होता है। जनरली ये ए धातु और ए धातु के बीच में बनता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड की अवधारणा किसने, तो किसने दी थी? लुईस ने। क्लियर? इसी के साथ इससे बनता है ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। करते हैं और देखते हैं। यदि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितना बंध बनेगा? सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में ओनली क्या होएगा? एक और यदि दो की जगह 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो बनेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में होएगा एक तो सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। और ये 4 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? इट मीन्स एक सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा एक ही बनेगा। ठीक है? एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी मतलब तेरह बंध के निर्माण के लिए या किसी भी बंध के निर्माण के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम जो इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है वो होती है 2। 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे चाहे वो साझेदारी से आए, चाहे एक एटम दे, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। क्लियर? किसी भी बंध के निर्माण के लिए अधिकतम और न्यूनतम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसलिए तो यहाँ पहले 2 आए, तब 1 बना, फिर डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन आए, फिर बाद 6 इलेक्ट्रॉन आए। अब एक और टर्म है, अगर इलेक्ट्रॉन की एक कोवलेंट बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन की किससे? समान साझेदारी से बनता है, क्योंकि दोनों का समान हिस्सा होता है। समान साझेदारी से बनता है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी हो गई, फिर निर्माण हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑब्लिक डेटिव बॉन्ड, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और हिंदी में कहते हैं में क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो दोनों एटम में होती है, लेकिन एक देने वाला होता है 2 इलेक्ट्रॉन
एक लेने वाला होता है, दोनों की साझेदारी चलती है। ये कुछ नहीं दे रहा, बस साझेदारी में है। मीन्स जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसको डोनर कहेंगे, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उसे एक्सेप्टर बोलेंगे। और लुईस लुईस की एसिड बेस अवधारणा के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देता है वो लुईस बेस कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ग्रहण करता है वो लुईस एसिड कहलाता है। तो आप ये एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो। देखिए जैसे ये एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर H3O प्लस, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। H2O की रिएक्शन मैंने करवाई प्रोटॉन से। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल मैंने वाटर में 1-2 ड्रॉप 2-5 ड्रॉप किसकी डाल दी? एसिड। वाटर को क्या कर दिया? क्लियर? देखिए इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, जो फालतू ही पड़े हैं। अब इसको स्टेबिलिटी में आने के लिए प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद एक ही कक्ष होता है, एक ही कोश होता है, इसमें n बराबर 1 इसलिए होता है 1s1 उपकोष होता है और 1s उपकोष होता है। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसने कहा, "ले भाई तू ले ले 2 इलेक्ट्रॉन और मैं दे रहा हूँ और अपन दोनों साझेदारी कर लेते हैं।" H2O को ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये H प्लस पर आ गए। ठीक है? 1 लोन पेयर बचा। 1 लोन पेयर इसने इसको दे दिया। अब बात ये आती है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसा है? वो ऐसा आया, देखिए, जब भी उपसहसंयोजक बंध को आप सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करोगे, तो जिधर एरो का साइन है, उधर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिधर से एरो गया, उस साइड में धन आवेश आएगा। देखिए, उपसहसंयोजक बंध को सहसंयोजक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये प्लस पहले का ही है, ये नेगेटिव आ गया, एरो इधर था ना, इधर से गया तो इस पर आ गया पॉजिटिव। क्लियर? तो H3O ये तो हो गया न्यूट्रल, ऑक्सीजन पे क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बनता है हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन का मतलब है OH2 प्लस। अब ये एक H की जगह क्या हो जाए? R, तो बन जाएगा ROH2 प्लस, एल्कोहल का हाइड्रोनियम। क्लियर? अब इसी प्रकार ए, किस किस मुक्त संयोजक बंध पाया जाता है? कुछ उदाहरण है I3 माइनस, दूसरा है I3 प्लस, तीसरा है एजाइड माइनस, NO2 ये है ना, सॉरी, N2O नाइट्रेट, NO3 माइनस, और है अपने पास ओज़ोन। अब NO3 है तो HNO3 भी लिख सकते हैं, और RNC आइसोसाइनाइड और CO कार्बोनेट। क्लियर? अब कुछ ऐसे यौगिक भी है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कुछ ऐसे यौगिक भी है जो है क्या करते हैं, अष्टक प्रसाल वाले यौगिक को में भी उपसंयोजक बंध होता है। वो कैसा होता है? देखिए, मैं एक को लेता हूँ एग्ज़ाम्पल। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, वो ये है, देखिए, मैंने लिया SO2, चलो SO3 ले लेता हूँ, SO3। अगर मैं इसकी संरचना लिखूँ तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। अगर मैं इसकी संरचना को और लिखूँ, कक्षक प्रसार वाला है, इनमें डी कक्षक होता, इसलिए ये ऐसे हो जाता है। ऐसा जो बन जुड़ जाता है। ये 2 प्रकार की अनुनादी संरचना। अब देखो, इसमें क्या आ गया, उपसंयोजक बंध भी ये रहता है और प्योर सहसंयोजक। अब मुझे बताइए इसमें से दोनों में से कौन-सी ज़्यादा स्टेबल रहेगी? ये ज़्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे उतनी ऊर्जा क्या रहती है, बाहर निकलती है। इसमें ज़्यादा बंध है इसकी तुलना में, तो ज़्यादा हिस्सा है कौन-सी? ये।
यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है अपना आयनिक और सहसंयोजक बंध के सम आयनिक बंध पढ़ लिया, सहसंयोजक बंध पढ़ लिया, उपसहसंयोजक बंध भी पढ़ लिया। तो कुछ सामान्य गुण है, वो ये है कि दुनिया में एक शुद्ध आयनिक बंध संभव नहीं होता। मतलब शुद्ध आयनिक 100% इसमें आयनिक गुण हो, बंध बनता ही नहीं। क्योंकि एक आयनिक बंध में थोड़े या अधिक सहसंयोजक लक्षण अवश्य प्रकट होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो आप इसके द्वारा समझ सकते हो। जो आयनिक बंध है, इसके बीच में बन रहा था A+ और B-। ये केटाइन है और ये एनाइन है। केटाइन के ऊपर प्लस आते ही उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। एनाइन के ऊपर माइनस है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। तब चारों ओर अभी इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें दूरी पे नहीं है। अब जैसे ही केटाइन और एनाइन के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल ये, तो क्या होता है कि इसका जो नाभिक थोड़ा नाभिक से बाह्यतम कक्षा कम होती है, छोटा होता है ना, तो नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होता है। नाभिक इसके एनायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को क्या कर लेता है? अपनी तरफ क्योंकि सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन अब्र जैसे अपनी तरफ आकर्षित किया तो ये सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक होता है, विकृत हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये केटायन की तरफ शिफ्ट हो गए। इसका मतलब केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए? साझेदारी में। साझेदारी में। इस साझेदारी के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? साझेदारी का जहाँ भी नाम आता आ जाता है सहसंयोजक बंध। इसमें सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया? विकृत। इस कारण से 100% आयनिक बंध संभव नहीं है। देखिए, मैंने इसका बारे में लिखा भी है कि ऋणायन के विकृत इलेक्ट्रॉन अब्र के कारण इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स धनायन तथा ऋणायन के मध्य साझेदारी में आ जाते हैं। इस कारण आयनिक बंध में कुछ सहसंयोजक लक्षण प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है? जैसे ही आयनिक बंध मतलब ये जो ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र है, ये कितना विकृत होगा? ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली इस कैटायन पे। ये कितना विकृत कर सकता है? ये जितना ज़्यादा विकृत करेगा, उतना ये विकृत हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर नई टर्म जनरेट हुई, वो ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले ध्रुवणता को जो प्रभावित करने वाला है, उनमें देखिए पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। एनाइन की क्या होती है? ध्रुवणता। पोलराइजेशन ऑफ एनाइन इसके समानुपाती होता है चार्ज ऑफ एनाइन एंड साइज ऑफ एनाइन। देखिए, मान लिया जाए कोई एनाइन है, ये है ए। इसके ऊपर एक और चार्ज आ गया -1। क्लियर? इसका आकार और बड़ा हो गया। फिर इस एनायन के ऊपर एक और आवेश आ गया -2। इसका आकार हो जाएगा और बड़ा। इसका मतलब ये है कि एनायन पे जैसे-जैसे आवेश बढ़ेगा, तो उसका आकार भी बढ़ेगा। और इसका मतलब यहाँ तो आप एनायन के ऊपर चार्ज बढ़ा दीजिए या उसका साइज़ बढ़ा दीजिए। जैसे-जैसे साइज़ बढ़ेगा तो उसकी दुर्वणता की क्षमता ज़्यादा होगी। जैसे बड़ा एनायन है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन्स है चारों ओर, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएँगे? विकृत। क्या हो जाएँगे? विकृत। क्योंकि इन पर नाभिक का जो आकर्षण है वो सिमेट्री नहीं रख पाएगा, कम लगेगा। क्लियर? जैसे ही केटायन आएगा, केटायन की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अब विकृत हो जाएगा और इसमें उतने ही ज़्यादा संयोजक गुण आ जाएँगे। क्लियर? देखिए, दूसरा जो पॉइंट अपने पास वो है पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। एनायन की ध्रुवणता थी, अध्रुवण करने की क्षमता किसकी है? वो है केटायन की। तो जो केटायन है तो उसके इसका समानुपाती होता है चार्ज ऑफ केटायन। जितना ज़्यादा केटायन के ऊपर चार्ज होता है ना, उतना ही केटायन क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। ये और छोटा फिर और छोटा। इसका मतलब जितना ज़्यादा उसके ऊपर आवेश आएगा, उसका साइज़ उतना ही छोटा होता जाएगा।
तो पोलराइज़ेशन पावर के चार्ज के समानुपाती है, इसका मतलब उसकी साइज़ के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने पास, वो है तीसरा पॉइंट, वो है धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी ध्रुवण क्षमता में महत्वपूर्ण होता है। ये कैसे? अपने पास 2 तरह के धनायन होंगे। कुछ धनायन तो ऐसे, यानी कुछ धातु तो ऐसी होगी या कुछ तत्व ऐसा होंगे जिनके वाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन। और होते हैं अपने पास 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो डी ब्लॉक आता है, कि जहाँ से चालू होता है उससे पहले-पहले के समय वाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और जैसे डी चालू हुआ, 3 3 वाली सीरीज़ चालू हुई, 3s, 3p एंड 3d, टोटल कितना हो गया? 18, क्योंकि 10, 6 और 2, क्लियर? वाह्यतम कक्ष में अगर 18 इलेक्ट्रॉन हुए, उसको कहते हैं आभासी अक्रिय गैस विन्यास, और 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है अक्रिय गैस विन्यास, ठीक है? तो यहाँ ये देखने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि जो धनायन, कौन-सा धनायन? ऐसा धनायन, जैसा 2 प्रकार के धनायन है। एक धनायन ऐसा है जिसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन वाला है और एक 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, यानी इसमें डी कक्षक भी चालू हो गया हो। तो यह ज़्यादा पोलराइज़ेशन करेगा, इसका ऋणायन का। इसकी पोलराइज़ेशन पावर ज़्यादा होगी, ग्रहण क्षमता ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला होता है ना, वो अधिक स्थायी, 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? अधिक स्थायी विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के बेसिस पे आगे क्या क्लियर होंगे? क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब बात ये आती है इनके सार की। सार में देखा जाए तो ये है कि छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन। धनायन के ऊपर अधिक धनावेश तो और छोटा हो जाएगा, ऋण आवेश के ऋणायन के ऊपर अधिक ऋण आवेश तो और बड़ा हो जाएगा। यानी कि और अच्छी बात है। छोटा धनायन, इसका सार ये है, छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन। धनायन के ऊपर अधिक धनावेश, ऋणायन के ऊपर अधिक ऋण आवेश। क्लियर? आभासी अक्रिय गैस विन्यास हो तो उसमें ऐसे आयनिक बंध में, ऐसे धनायन से बने हुए आयनिक बंध में संयोजक बंध के गुण अधिक होते हैं। क्लियर? देखिए, इस बेसिस पर हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो है NaF, सोडियम फ्लोराइड, और है NaCl, NaBr, NaI। क्लियर? अब इनमें से ये पूछ रहा है कि मैं बाएँ से दाएँ चलूँ, दाएँ ओर चल रहा हूँ, तो क्या इसमें कोवैलेंट करैक्टर बढ़ रहे हैं? यस, कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज़ होंगे। क्यों? क्योंकि साइज़ ऑफ ऋणायन, ऋणायन का जो आकार है, वो भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ही वर्ग के तत्व है। एक वर्ग में, आवर्त सारणी के एक वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलते हो, तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। क्लियर? तो ये कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेंगे, इसका मतलब है आयतन कम होते जाएँगे। क्लियर हो गया? और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन और है, एक और सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है NaCl, फिर है अपने पास MgCl2, फिर है AlCl3, फिर है SiCl4, फिर है PCl5 और फिर है HCl6। अब देखिए, इसमें सब में क्लोरीन तो कॉमन है, मीन्स इन सबके ऋणायन तो एक जैसे ही। अब सारा का सारा जो ऑर्डर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर? वो करेगा डिपेंड आपके धनावेश पर। ऊपर +1 है, Mg +2 है,
ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है, ये +6 है। क्लियर? धनावेश पे जैसे-जैसे धनायन पे जैसे-जैसे आवेश बढ़ रहा है, उसका आकार क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब मैं बाएँ से दाएँ चलूँ, तो धनायन का आवेश आकार छोटा हो रहा है। आकार छोटा होने के कारण इसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती जा रही है। तो ये जो ऋणायन को उतना ही ज़्यादा ध्रुवित करेगा। जितना ज़्यादा ध्रुवित करेगा, उतने ही सहसंयोजक बंध के लक्षण प्रकट होएँगे। क्लियर? तो बाएँ से दाएँ बढ़ रहा हूँ, तो कोवैलेंट करैक्टर यानी सहसंयोजक बंध के लक्षण क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं और आयोनिक करैक्टर, आयनिक गुण क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। क्लियर? क्लियर? इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, एक और एग्ज़ाम्पल है, वो है अपने पास केसीएल। केसीएल लिया एक लिया मैंने NaCl, एक लिया मैंने CuCl, एक लिया ZnCl2। आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी, वो ये है कि देखिए, ये 2 तो है अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन युक्त, है ना? और ये 2 है अपने पास 18 कितने? 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन युक्त। क्लियर? ये 8, ये 18। इसका मतलब इन दोनों का तो ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी इन दोनों से। इन दोनों से तो ज़्यादा होगी, दोनों 18 वाले। अब इन दोनों में देखते हैं पोटेशियम, सोडियम। पोटेशियम और सोडियम में किसका आकार छोटा है? सोडियम का। तो सोडियम की ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी पोटेशियम से, ठीक है? और इसकी कम होगी। और इसके बाद इधर चलो, इन दोनों में देखते हैं, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +2 है। तो ये धनायन के ऊपर आवेश ज़्यादा है, तो उसकी ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी। हो गया? ये ऑर्डर होगा। सबसे ज़्यादा ध्रुवण क्षमता ZnCl2 की, उससे कम CuCl की, उससे कम NaCl की, फिर उससे कम KCl की। क्लियर? इसी के साथ आपका ये एक उदाहरण था, वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास उस तरफ बढ़ते हैं और वो है अपने पास आयनिक विभव। अभी तक आपने पढ़ा कि ध्रुवण क्षमता क्या होती है? ध्रुवणता क्या होती है? अब आ रही है ध्रुवण क्षमता की माप। ध्रुवण क्षम ध्रुवण क्षमता को आप मेज़र कैसे करोगे? तो ध्रुवण क्षमता को मेज़र करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और जिस यूनिट के द्वारा, जिस टर्म के द्वारा उसको मेज़र करोगे, जिस फ़ॉर्म में, जिस रूप में आप उसको मेज़र करोगे, वो है आयनिक विभव। तो हम बढ़ते आगे, देखते हैं आयनिक विभव होता क्या है। क्लियर? तो जो आयनिक विभव है, ये ही है अपने पास, ठीक? ये धनायन के ध्रुवण क्षमता की क्या है? माप, मेज़रमेंट। क्लियर? आयनिक विभव होता क्या है? देखिए, चार्ज अपॉन साइज़ का जो अनुपात होता है, उसी को हम कहते हैं फाई, आयनिक विभव। अब जैसे-जैसे आयनिक विभव बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा, तो धनायन की ध्रुवण क्षमता की क्या बढ़ेगी? ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी। ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो ऋणायन का ध्रुवणता ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो उसमें सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा आएँगे। तो आयनिक लक्षण क्या होते जाएँगे? कम होते जाएँगे। क्लियर? अब देखिए, ये आवर्त सारणी है। अगर आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आप बाएँ से दाएँ चलोगे, किधर चलोगे? बाएँ से बाएँ से बाएँ से दाएँ चलोगे, है ना? आपको क्या लग रहा है कि बाएँ से दाएँ जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। जब साइज़ छोटा होता है, जब साइज़ कम होएगा, तो फाई क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं? तो बाएँ से दाएँ जाने पर फाई क्या हो रहा? बढ़ रहा है। जब फाई बढ़ रहा है, तो अपने पास आयनिक करैक्टर क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। उससे संयोजक करैक्टर, कोवैलेंट करैक्टर क्या होते जाएँगे? इंक्रीज़ होते जाएँगे। इसलिए तो आवर्त सारणी के शुरुआत में धातु रहती है, जो आयनिक बंध बनाती है। फिर बाद में क्या चली जाती है? ए धातु पे, तो सहसंयोजक बंध। क्लियर? अब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलोगे आप, ऊपर से नीचे चलोगे। ऊपर से नीचे चलने पर साइज़ क्या होता है?
आकार क्या होता है? बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा तो फाई क्या होगा? कम होगा। जब फाई कम होगा तो आयोनिक करैक्टर क्या होंगे? इंक्रीज़ होते जाएँगे। जब आयोनिक करैक्टर बढ़ेंगे तो शेष जो करैक्टर अपने आप क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे। ये बात क्लियर होगी? 1-2 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते, यहीं से क्लियर हो गए। अब इस फाई के बेसिस पे फाई के कुछ अनुप्रयोग हैं, इनको हम देख लेते हैं। फाई का अनुप्रयोग, धनायन का जल योजन, क्लियर? मान लिया जाए किस धनायन का जल योजन इस फाई के आयनिक विभव के क्या होता है? समानुपाती। क्लियर? ये लिखा था ना मैंने? समानुपाती। मतलब जितना ज़्यादा फाई होगा, धनायन उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। जब धनायन छोटा है, मान लिया जाए ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल है। जल योजन यानी वाटर में तो डिज़ोल्व कर रहे हैं ना? इसमें विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, किससे? हाइड्रोजन से। जो इस बंध की इलेक्ट्रॉन थोड़े-से किस साइड शिफ्ट हो जाती है? ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर आयनिक आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर आंशिक धनावेश और इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश। अब ये आंशिक ऋणावेश ये केटायन है ना, धनावेश को क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये दुर्बल है। पूरा ऋणावेश नहीं, ये आंशिक है। ये क्या कहलाता है? एक तरह का आकर्षण बल, ये आयनिक बंध के ही गुण है। आयनिक गुण है कि नहीं है? आयनिक बंध भी तो ऐसे ही बनता है। तो ये आयनिक गुण हो गए, क्लियर? अब जितना छोटा होगा, उसके चारों ओर उतने ही ज़्यादा ये धनायन है, कैटायन, उसके चारों ओर उतने ही ज़्यादा क्या आ जाएँगे? वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा घेर लेंगे, यानी जितने ज़्यादा इसको घेरेंगे, नेगेटिव, 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 इतने ज़्यादा इसका क्या होगा? आकर्षण बढ़ेगा इसके साथ। छोटे-छोटे आकर्षण बंध बन रहे। इन बनने से क्या हो रही है? बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकल रही है। जब भी आकर्षण आएगा तो इसमें क्या है? बाहर निकल रही है ऊर्जा। ऊर्जा बाहर निकलती है तो स्थायित्व क्या होता है? स्थायित्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो जितना छोटा धनायन होएगा वो उसका ज़्यादा उतना ही ज़्यादा जल योजन होगा, जितना ज़्यादा जल योजन होगा, उतना ही उसका स्थायित्व बढ़ेगा। क्लियर? तो फाई के बेसिस पर धनायन का अपन जल योजन समझा सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इसके अनुप्रयोग में, वो है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। ठीक है? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई। अब संकुल निर्माण, आपने देखा होगा संक्रमण धातु और दुर्बल संक्रमण धातु, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक वाले धातु ही संकुल यौगिकों के निर्माण में भाग लेती है। सबसे ज़्यादा संकुल यौगिक डी ब्लॉक तत्वों के ही बनते हैं। इसका कारण ये देखिए, छोटे आकार तथा अधिक आवेश के कारण संकुल निर्माण संक्रमण तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसका मतलब ये है कि इनका फाई बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा फाई होगा, संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है ऑक्साइड की प्रकृति, है ना? ये देखिए ऑक्साइड है। तो इस ऑक्साइड में एक सिंपल सा, सरल सा एक कांसेप्ट है, वो ये है, कोई यदि ज़्यादा आयनिक ऑक्साइड है, तो उसका मतलब है उसका फाई तो क्या होगा? कम होगा ना। जिसका फाई कम होगा, आयनिक विभव, इनमें तो आयनिक लक्षण ज़्यादा होंगे। जो जितना आयोनिक होता है ना, वो क्या रहता है नेचर में? बेसिक क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। तभी तो अपन क्षार धातु और क्षारीय धातु कहते हैं ना, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्लियर? और जितने ज़्यादा कोवलेंट ऑक्साइड होगा, उस कोवलेंट ऑक्साइड में उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होंगे? मोर एसिडिक, क्योंकि वो फाई का क्या होता है? समानुपाती। तो जब ये इसका याद रखना, आयोनिक वाला क्षारीय होता है, कोवलेंट वाला क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखना। अब एक कॉमन सा फॉर्मूला है जिस पर कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके आरपीएस के सेकंड ग्रेड में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान आपको याद करना ही पड़ेगा, मतलब इसको रट लेना आप। जो फाई है, आयनिक विभव का अंडर रूट, अगर आयनिक विभव के अंडर रूट का मान 2.2 से कम हो, किससे? 2.2 से कम हो,
तो कौन-सा ऑक्साइड कहलाता है? बेसिक ऑक्साइड। तो 2.2 से तो ज़्यादा एवं 3.2 से कम हो, वो कहलाता है एम्फोटेरिक। तो 3.2 से ज़्यादा हो, अंडर रूट 5 यानी कि उसके रूट का मान, उसके वर्गमूल, आयनिक विभव के वर्गमूल का मान अगर 3 पॉइंट से ज़्यादा हो, अ, एसिडिक ऑक्साइड। इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा सॉल्व, उस क्वेश्चन को देखिए। एक ऑक्साइड का I का मान कितना है? 4 है तो वो ऑक्साइड होगा, एक ऑप्शन है एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा एम्फोटेरिक और चौथा है नॉन। तो देखिए सॉल्यूशन I I का मान कितना दे रखा है? 4 अंडर रूट 5 R का कितना मान आ गया? 2। इसमें गलती होने के चांस कहाँ रहते हैं कि अपन अंडर रूट को भूल जाते हैं और डायरेक्ट I को ही मान लेते हैं, बल्कि वो जो वैल्यू हो अंडर रूट 5 की है, ना कि फाई की। यहाँ फाई दे रखा था और अपना इतना ध्यान जाता नहीं, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, डायरेक्ट क्या देख लेते हैं कि वो 4 यानी 3.2 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा एसिडिक, क्या हो जाएगा? एसिडिक। लेकिन ऐसा नहीं है, अंडर रूट का है मान, तो 2 आया तो ठीक है ना, 2.2 से कम, क्या हो गया? बेसिक। क्लियर? और एक यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, अब एक टर्म आती है अपने पास विकर्ण संबंध, वो भी देखिए। हमने आवर्त सारणी में ऐसा पढ़ा है कि जो आवर्त सारणी का वर्ग है, एक ही वर्ग के तत्वों में क्या रहती है? समानता। क्लियर? जैसे फर्स्ट वर्ग, सेकंड, है ना? जैसे 17 वर्ग को अपन हैलोजन कहते हैं, 18 को अपन क्या कहते हैं? ज़ीरो ग्रुप, सब में ही अक्रिय गैस विन्यास होता है, सभी अक्रिय होते हैं। क्लियर? तो मतलब तो ये है कि एक वर्ग के तत्व में समानता। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, जैसे कि द्वितीय आवर्त के तत्व, कौन-कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अपने वर्ग के तत्व के बजाय जो तृतीय वर्ग है, तृतीय आवर्त के तत्व है ना, तृतीय वर्ग के तत्व, है ना? उनके साथ क्या करते हैं? विकर्ण संबंध। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमीनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ। ये एक दूसरे के साथ क्या दर्शाते हैं? समानता। सेम वर्ग में नहीं दर्शाकर पास के इस वर्ग के तत्व द्वितीय का, इस वर्ग के तत्व तृतीय के साथ क्या दर्शाता? समानता। तो ये कहते हैं हम विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध दर्शाने वाला तत्वों हेतु लगभग एक तो उनका समान आकार, लगभग समान क्या होता है? समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनकी और एग्जैक्ट सेम क्या होता है उनका? आई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विकर्ण संबंध दर्शाने वाला तत्वों के लिए क्या समान होता है? ऐसा कथन बन सकते हैं। क्लियर? कि लगभग समान या एग्जैक्ट समान। इनका फाई का मान क्या होता है? एग्जैक्ट समान। क्लियर? नेक्स्ट जो है अपने पास, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व। ठीक है ना? ये टॉपिक, इस टॉपिक से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनेगा, कभी भी बन सकता है। तो कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व है, उसको किससे समझते हैं हम? मोर पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन, इस पर डिपेंड करता है। कोई क्या कहलाता है उसका? फाई। इससे मेजर करते हैं फाई से, आयनिक विभव। तो जितना ज़्यादा उसका फाई रहेगा, जितना ज़्यादा केटाइन का पोलराइजेशन ध्रुवण क्षमता होगी, उतना ही ज़्यादा उससे बने हुए कार्बोनेट का क्या रहेगा? स्थायित्व कम होगा, क्योंकि वो तुरंत विघटित हो जाएगा। अगर सुगमता से टूट गया, ताप पर टूट गया, अगर सुगमता से तापीय विघटन हो गया, जैसे गर्म करने लगा टूट गया, तो उसका तापीय स्थायित्व क्या हो गया? कम। यानी जितना ज़्यादा फाई, उतना स्थायित्व कम। तो फ़ॉर्मूला बन गया ना, तापीय स्थायित्व फाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपने पास फाई क्या होता था? फाई होता था चार्ज अपॉन साइज। तो जो अब अपने पास 1/5 है तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, साइज अपॉन चार्ज। यानी कि जिस केटायन का साइज जितना बड़ा होगा, उसका तापीय स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा।
और चार्ज जितना ज़्यादा होगा तापीय स्थायित्व उतना ही कम हो जाएगा। अब एक आवर्त सारणी में हम बाएँ से दाएँ चलते हैं, बाएँ से दाएँ, आवर्त में बाएँ से दाएँ चलते हैं, तो फाई का मान बढ़ता है। अभी जस्ट इसी वीडियो में तो पहले भी पढ़ा था, फाई का मान बढ़ता है, क्यों? क्योंकि उनका साइज़ घट रहा है। फाई का मान बढ़ेगा, तो तापीय स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो फाई का मान कम होता जाता है। जब फाई का मान कम होएगा, तो उसका तापीय स्थायित्व बढ़ता जाएगा। क्लियर? इसी के से आपके 1-2 उदाहरण है, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, वो ये है लिथियम कार्बोनेट, एक और इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, फिर है पोटेशियम कार्बोनेट, फिर है रुबिडियम कार्बोनेट, फिर है सीज़ियम कार्बोनेट, ठीक है? अब देखिए, एक ही एक ही वर्ग के तत्व ही लिथियम, फिर आता है सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीज़ियम, ठीक है? जब वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। जब साइज़ बढ़ रहा है, तो फाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब फाई कम हो रहा है, तो तापीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इन सबसे ज़्यादा तापीय स्थायित्व किसका होगा? ज़्यादा तापीय स्थायित्व होगा इसका, उससे कम इसका, फिर इससे भी कम इसका, इससे कम इसका, क्लियर? इससे कम इसका। जो सेकंड एग्ज़ाम्पल है, वो है देखिए, वो ये है कि जब PeCO3 और एक है लिथियम कार्बोनेट। मुझे बताइए कि लिथियम कार्बोनेट और बेरिलियम है, ये तो फर्स्ट वर्ग का तत्व, ये सेकंड वर्ग का तत्व, ठीक है? बेरिलियम। तो आवर्त सारणी में बाएँ से दाएँ जाते हैं एक ही आवर्त में, तो क्या होता है? आकार कम होता है, साइज़ कम होता है, तो फाई फाई बढ़ता है, फाई बढ़ेगा तो तापीय स्थायित्व कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा तापीय स्थायित्व होगा। क्लियर? ये हो गया आपके उदाहरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सहसंयोजक कार्बोनेट, तो शेष वो तो अब एक टर्म हमारी कार्बोनेट आयनिक भी हो सकते हैं और कार्बोनेट सहसंयोजक भी हो सकते हैं। जो सहसंयोजक कार्बोनेट है, उनको गर्म करने पर विकसित हो जाते हैं, परंतु आयनिक कार्बोनेट नहीं होते हैं। अब फर्स्ट एक है जो सभी कार्बोनेट है, को छोड़ के फर्स्ट धातु है, लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर सभी क्या है? सहसंयोजक। तो यो लिथियम कार्बोनेट क्या है? आयनिक। क्लियर? सेकंड एक के भी क्या है? सहसंयोजक। और प्योर डी ब्लॉक के कार्बोनेट भी क्या होते हैं? सहसंयोजक। यहाँ से आपके क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है ना? अब देखिए नेक्स्ट जो अपने पास उदाहरण दिया है, कार्बोनेट है ना, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, डी ब्लॉक का कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, गर्म किया, तो ये सहसंयोजक है, टूटेगा? अगर आयनिक होता तो नहीं टूटता। तो किसमें टूट गया? कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल, इस कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हो आप बर्न्ट लाइम, नौशियस, इसी को कहते हो जलता हुआ चूना। क्लियर? और इसमें थोड़ा-सा आपने इसमें वाटर डाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। वाटर ज़्यादा नहीं है, अभी भी टर्बिड है, अधिक मात्रा में वाटर नहीं मिलाया, तो जो जलता हुआ चूना था, वो क्या हो गया? बुझ गया। जैसे आप पुताई-वुताई के लिए चूने में पानी डालते हो तो उबलता ना वो, वेपर निकलती है, वो तो कहते हो आप चूना बुझ रहा है, तो जलता हुआ चूना बुझ गया, तो ये हो गया बुझा हुआ, तो कहते हो आप लाइम, फ्लेक्ट लाइम। क्लियर? अब फ्लेक्ट लाइम का पानी में निलंबन मिल्क ऑफ लाइम या व्हाइट वाश कहलाता है, यानी कि वो पूरी तरह से अभी घुला नहीं, और यदि पानी में साफ विलयन बन जाए तब उसको कहते हैं आप चूने का।
ये चूने का पानी नहीं कहते, अगर उसमें दिख रहा व्हाइट व्हाइट दिख रहा तो साफ निलंबन, साफ सॉल्यूशन को ही कहते हैं चूने। क्लियर? देखिए, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है एक फर्स्ट फॉर्म में, इसको कहते हो आप लाइम वाटर। इस लाइम वाटर चूने के पानी में आप CO2 गैस प्रवाहित करते हो, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कहते हो आप मिल्की, और ये सस्पेंशन नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप आ जाता है, अवक्षेप फॉर्म में। तो इसमें एक्स में क्या प्रवाहित कर देते हो वापस? CO2 और ज़्यादा। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट वापस कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है आयनिक। ये वापस वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और वो जो कलर आया था, दूधिया कलर, वापस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है गायब। क्लियर? जो यौगिक है अपने पास, जो यौगिक है वो है, एक तो पॉली एटॉमिक एनायन के द्वारा बने हुए हो सकते हैं, एक मोनो एटॉमिक एनायन के द्वारा बने हुए। तो पॉली एटॉमिक एनायंस में हो सकते हैं कार्बोनेट हो सकते हैं, एक कार्बोनेट हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, और इसके अलावा सल्फेट हो सकते हैं। क्लियर? और हो सकते हैं ये अपने पास हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड्स, ओजोनाइड्स से। क्लियर? और इधर जो मोनो एटॉमिक एनायन के रूप में हेलोजन हो सकता है, हाइड्राइड आयन हो सकता है, नाइट्राइड आयन हो सकता है, ऑक्साइड आयन हो सकता है। ऑक्साइड इधर रहेगा, सुपर ऑक्साइड, पिरोक्साइड, ये तो पिरोक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड ये इधर रहेगा। जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो मोनोएटॉमिक में है। क्लियर? जो पॉलीएटॉमिक होता है उनका जो तापीय स्थायित्व है, थर्मल स्टेबिलिटी, TS, वो क्या होती है? I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? और यहाँ पर जो तापीय स्थायित्व देखा जाता है मोनोएटॉमिक, वो देखा जाता है बंध सामर्थ्य। तो यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ फाई है तो फाई में तो चार्ज अपॉन आवेश आता है, चार्ज अपॉन आकार आता है, यानी आवेश अपॉन आकार। लेकिन यहाँ पर आता है ओनली साइज। जो बंध सामर्थ्य, ये तापीय स्थायित्व होता है बंध सामर्थ्य के समानुपाती होता है, और जो बंध सामर्थ्य होती है वो साइज के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? इसी के बेसिस पर आपके कुछ एग्जाम्पल है, आराम से सोल्व हो जाएँगे। वो आराम से सोल्व हो जाएँगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, इसमें कौन सबसे पहले एनाइन देखो कौन-सा पॉलीएटॉमिक है। सल्फेट, 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 तो सल्फेट आयन है, ये पॉलीएटॉमिक एनाइन है, एक से ज़्यादा एटम है इसमें, इस एनाइन में। सल्फेट तो कॉमन हो गया। अब इसमें धनायन देखो, इसमें लिथियम है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीज़ियम है। तो ये एक ही वर्ग के धनायन है, एक ही वर्ग के तत्व है ये धनायन। तो देखिए इनमें मैं बाएँ से दाएँ जा रहा हूँ, तो साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ रहा है, तो साई क्या हो रहा है? देखो, साई क्या होता था? चार्ज अपॉन साइज़। जब साइज़ बढ़ेगा, तो फाई घटेगा। जब फाई घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तापीय स्थायित्व तो बढ़ेगा कि नहीं? सबसे ज़्यादा तापीय स्थायित्व इसका, सबसे कम इसका, कम इसका, फिर इसका, ठीक है? उदाहरण सॉल्व हो गया। नेक्स्ट उदाहरण है, तो देखिए, इनमें लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीज़ियम ऑक्साइड। इन सभी ऑक्साइड में O2 माइनस है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये मोनोएटॉमिक में आता है। मोनोएटॉमिक में जो थर्मल स्टेबिलिटी है, इसके समानुपाती होती है बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य। और बंध सामर्थ्य
उत्क्रमणोपाती होती है साइज़ की। सबसे बड़ा आकार किसका? इसका। एक ही वर्ग का तत्व है ना ये, उससे छोटा आकार इसका, उससे छोटा इसका, उससे छोटा इसका और उससे छोटा इसका। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो थर्मल स्टेबिलिटी होएगी वो इसकी होएगी, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये। ये भी हो गया उदाहरण। तीसरा उदाहरण है, वो भी ऐसे ही होएगा। इसमें एनाइन भी वही मोनो एटॉमिक है। या बंध सामर्थ्य देखेंगे और सारा का सारा कहाँ गया साइज़। ज़्यादा साइज़ इसका, ठीक है? जितना ज़्यादा साइज़ उतनी कम बंध सामर्थ्य, तो उतना ही कम क्या हो जाएगा इनका थर्मल स्थायित्व। क्लियर? सबसे कम थर्मल स्थायित्व इसका, सबसे ज़्यादा इसका होएगा। ये और ये। क्लियर? हुँ। क्लियर? इसमें भी ये है ना, ये इसको यहाँ तो थर्मल स्थायित्व का डिक्रीज़िंग ऑर्डर लिख दो ऐसे, यहाँ फिर इसमें ऐसे लगा लो। सबसे ज़्यादा इसका, 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 फिर इसका। क्लियर? इसके बाद एक और आता है क्वेश्चन, वो है कि कौन-सा बाइकार्बोनेट केवल विलयन में अस्तित्व रखता है? कौन-सा बाइकार्बोनेट? विलयन यानी जलीय विलयन, एक्वस फॉर्म में, जल में। जल कौन-सा विलायक है? अकार्बनिक। अकार्बनिक। अकार्बनिक विलयन में ही अस्तित्व में कौन रखेगा? जो आयनिक होगा। हमको पता है यहाँ पर कि लिथियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? संयोजी, सहसंयोजी। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? आयनिक, आयनिक। जो सहसंयोजी बाइकार्बोनेट है, वो तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। और जो आयनिक है, वो क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएँगे, घुल जाएँगे। जो घुल गए उनका अस्तित्व खत्म, और जो नहीं घुले उनका अस्तित्व है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है? ये है कि सभी बाइकार्बोनेट्स को यदि हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? तो वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। विलयन में तो घुल ही गए, लेकिन उनको गर्म किया तो भी टूट जाएँगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2 में क्या हो गया ये? टूट गया, निकल गया। ये भी वेपर बनकर निकली। तो बैलेंस कर दें, आगे 2 मल्टीप्लाई कर दें, या बैलेंस रिएक्शन होगी। ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो बाइकार्बोनेट है, उनका क्या है, एक नोट है ₹100 का, तो ये है कम स्थायित्व के कारण सहसंयोजक बाइकार्बोनेट का स्थायित्व केवल विलयन में ही संभव है। क्योंकि गर्म करते तो क्या हो गए? टूट गए। और वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, टूटेंगे नहीं। तो सहसंयोजक वाले तो कहाँ स्थायित्व रहते हैं? विलयन फॉर्म में। ऐसा रख दोगे तो रूम टेम्परेचर पे भी लगभग टूट जाते हैं। एक नोट और है, वो ये है, देखिए, जो आयोनिक नाइट्रेट है, आयोनिक नाइट्रेट अगर उनको गर्म करोगे तो वो देते हैं आपको नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बाहर। लेकिन जो सहसंयोजक नाइट्रेट है, उनको गर्म करोगे तो आपको नाइट्राइट नहीं मिलेगा। ऑक्साइड निकलेगा, NO2 भी बाहर निकलेगी, और सॉरी ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी। तो यहाँ से भी आपके कभी-कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आयोनिक नाइट्राइट नाइट्रेट और सहसंयोजक नाइट्रेट दे देते हो, तो कहता है कि इनको गर्म करने पर इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या-क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और है, वो देखिए, कौन-सा pyridine में सर्वाधिक विलय होगा? pyridine कौन-सा विलायक है? कार्बनिक विलायक, हाँ, कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक में कौन विलय होएगा? कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर देखिए लिथियम क्लोराइड तो आयनिक होता है, रुबिडियम क्लोराइड आयनिक होता है, बेरिलियम क्लोराइड भी क्या होता है? आयनिक होता है। ये डाइमर फॉर्म में रहता है, ये आयनिक। तो ये तो इसमें क्या है, डिज़ोल्व ही नहीं होंगे, तो वाटर में डिज़ोल्व होने वाले हैं।
इसमें कौन डिज़ोल्व होएगा? होएगा बोरोन क्लोराइड, ठीक है? ये आंसर है। इसमें लिख भी रखा कि सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक इलाइकों में विलय होते हैं और आयनिक यौगिक पानी में विलय होते हैं। क्या होते हैं? विलय होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, तो ये है कि सिल्वर फ्लोराइड पानी में विलय होता है परंतु सिल्वर आयोडाइड नहीं, क्यों? सिंपल सा आंसर है कि जो पानी में विलय हो गया वो क्या है? आयनिक। सिल्वर फ्लोराइड आयनिक होता है, सिल्वर इक्विवेलेंट होता है। एक और नोट है आपके लिए, ये है आपके पूरा का पूरा ₹100 का। इस नोट को देखिए, अगर किसी यौगिक में सहसंयोजक लक्षण 20% से ज़्यादा हो जाए, वो क्या हो जाता है? कलरफुल, रंगीन, और 20% से कम हो तो होता है रंगहीन। यहाँ से एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो जाएगा आराम से आपके। देखिए, सिल्वर क्लोराइड श्वेत होता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड पीला। क्यों? सिल्वर क्लोराइड में कम सहसंयोजक लक्षण है, सिल्वर आयोडाइड में ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण है। इससे 20% से ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है? ये पीला हो जाता है। इसी के साथ आपका यहाँ तक का जो आणविक संरचना एवं रासायनिक बंधन का जो पार्ट है, वो यहाँ तक का क्लियर हो गया है। आगे का जो भाग है